हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिटेल्स हम लोग आज देखने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं और बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और सीजी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है? इसमें से आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। तृतीयक क्षेत्र जो सेवाएं हैं ये सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। 2025-26 का जो अनुमान है, मैं जीडीपी की बात करूं, जीडीपी में योगदान की अगर बात कर लेते हैं, जीडीपी में क्या क्या योगदान देते हैं इन लोग, तो प्राथमिक क्षेत्र का 2024-25-26 की बात आकलन कर रहा हूं मैं। 2025-26 में एक अनुमान लगाया गया कि प्राथमिक क्षेत्र में 16 से 18% रहता ही है, यह 16 से 18% जीडीपी में योगदान देता है। वहीं पर द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो 25 से आपका 30% के बीच इसका आकलन बैठता है। 25 से 30% योगदान इसका रहता है। इसका तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो 55 से 60% सबसे ज्यादा इसी के योगदान रहता है। 55 से 60% का योगदान देता है तृतीय क्षेत्र, जो कृषि आता है, पशुपालन आता है, डेयरी उद्योग आता है, सब आ जाते हैं इसमें। तृतीय क्षेत्र 55 से 60% के योगदान जीडीपी में देता है। क्वेश्चन से भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। 1980, 1991, 2000 या 2008, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। उस समय सरकार नरसिम्हा राव जी का सरकार था और उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्हीं के दौर में 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, डेयरी, बागवानी, शहद या मत्स्य पालन, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, एक बागवानी और शहद से संबंधित है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 15 अगस्त 2017, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1 जुलाई 2017। इसमें आता गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माने जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, जिसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यह आपको बताना है। वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या सेबी। सही आंसर इसका बी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ये मौद्रिक नीति क्या है? जो बैंक दर, आपने कभी सुना होगा बैंक दर क्या है, तो बैंक दर जो होता है ये लागू करने का काम इसी का है। सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो, इसी का है। एसएलआर, ये जो है कि सीआरआर, एसएलआर, आपका बैंक दर, ये सब के सब जो बनाता है ये आता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आरबीआई, एनएसएसओ, नीति आयोग या सेबी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, एनएसएसओ। एनएसएसओ अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यही गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार संगठन है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय या चतुर्थ पंचवर्षीय? सही आंसर इसका बी आएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने दोनों को प्राथमिकता दी, अर्थात कृषि के साथ साथ, आपने देखा होगा हमने कृषि के साथ साथ उद्योग को भी प्राथमिकता दी और इसका मेन था उद्योगीकरण ही इसका मेन था, कृषि और उद्योग। और इसी के समय हमने भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टील प्लांट ऐसे जगह में हमने यहाँ पर बनाया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जहां पर जनसंख्या नहीं था और जहां पर उन्नति नहीं थे। हम लोग यह मेन समाजवाद को लाना, माने यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद के साथ समाजवाद को ही अपनाया जाए। और पूंजीवाद के साथ समाजवाद को जो अपनाया गया था 1956
1956 की बात। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में कृषि और उद्योगों के साथ साथ। क्वेश्चन है डेयरी आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताने है तृतीय क्षेत्र का, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ये डेयरी जितने उद्योग होता है, तो सॉरी मुझसे गलती हो रहा है, ये प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही। तृतीय क्षेत्र तो सेवा आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, खनन आता है, और ये आपका पशुपालन आता है, डेयरी उद्योग आता है। ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिकरण पूरा आ जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है, और जो सेवा वाला क्षेत्र है वो जो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, ना कि प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसमें पूछा था डेयरी आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है, तो डेयरी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। क्वेश्चन हमारे सामने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या थी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी समय अवधि में द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। सही आंसर इसका डी आएगा, 1956 से 1961, जिसमें हमने औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी थी। 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्य रहा है, कार्यकाल। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वस्तु के आयात निर्यात पर लगाया गया कर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, वेट या जीएसटी। सही आंसर ए आएगा, सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता। मुद्रास्फीति माने महंगाई, सिंपल सा। मुद्रास्फीति, मुद्रा का प्रवाह बाजार में ज्यादा हो गया, पैसे ज्यादा आ गए हैं बाजार में, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा। ब्याज दर कम करता है, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर कम करता है, नगद आरक्षित अनुपात सीआर बढ़ाता है, पूंजी बाजार में बॉन्ड खरीदता है। देखो ब्याज दर तो कम करेगा नहीं, यहाँ पर सिंपल सी बात, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, एसएलआर में होता है कि बैंकों को बोला जाता है कुछ पैसा अपने पास रखो, उससे भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा नगद आरक्षण पर सीआरआर केस रेस में बोलता है कि वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक बोलेगा जो अपना पैसा, कुछ पैसा मेरे को हस्तांतरित कर दो यहाँ पर, तो यही काम करेगा। क्योंकि सीआरआर बढ़ाएगा तो इन वाणिज्यिक बैंकों को अपने पैसे को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ जाएगा, जिससे मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी और ब्याज दर बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस प्रकार मैं पैसे को नियंत्रित कर सकूंगा और मुद्रास्फीति को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकूंगा। बहुत अच्छा उपाय तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक नियंत्रित कर सकूंगा। गाडगिल फार्मूले में भारत में किस पंचवर्षीय योजना को उद्देश्यों को प्रभावित किया, इसको आपको बताना है। द्वितीय, चौथी, तीसरी या सातवीं। सही आंसर भी आएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना। कॉमन क्वेश्चन, 4 ऑप्शन यहाँ पर है, फट से आप जवाब दीजिए, सोचिए। सही आंसर भी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक या भारतीय सहकारी बैंक। सही आंसर ए आएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था। क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, इसको आपको बताना है। जुलाई 1968, 1966, 1964 या 1962। सही आंसर सी आएगा, जुलाई 1964 में। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, यहाँ पर ये तो पहले ही बताया जा चुका है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीवाद को भी अपनाया है और साम्यवाद को भी अपनाया है। साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों को अपनाया है, और भारतीय एक अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिए और बोलिए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। अब पंचवर्षीय योजना चल नहीं रही है। सही आंसर डी आएगा, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक यह योजना चली है। तो 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक ये योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी, तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 तक चली।
इसका मेन मकसद था गरीबी हटाओ योजना। इसे श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में योजना चलाई गई थी और इंदिरा गांधी ने 1 साल पहले चूंकि अपना सरकार को भंग कर दिया था, चुनाव करवा दी थी, इसलिए योजना भी अपने आप भंग हो गया था। तो 1974 से 1978 तक 5-20 पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी, चली थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। 1974 से न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू हुआ, जिसके तहत अनाजों को गवर्नमेंट खरीदती है। जो सामान्य किसानों से अनाजों को जो खरीदा जाता है, इसी के तहत खरीदा जाता है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1992, 1980, 1984 या 1988, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 1988। 12 जुलाई, याद रखना, 12 अप्रैल 1988। 12 अप्रैल 1988 एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। फिर इसी को 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में विकास किया गया। 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में आया और सेबी अधिनियम 1992 आया, तब एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। अब संवैधानिक तो पूछा नहीं, केवल सेबी की स्थापना पूछा। जो सेबी का पहला स्थापना जो गैर संवैधानिक रूप से हुआ था 12 अप्रैल 1988, हम उसी को चुनेंगे कि 12 अप्रैल 1988 को गैर संवैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकत मद क्या है, माने सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? भारत का पैसा का सबसे ज्यादा कहां चला जाता है? रक्षा में, ऋण का ब्याज भुगतान में, सब्सिडी भुगतान में, सामाजिक ओवर हेड्स में, निवेश में। सही आंसर ऋण का ब्याज में। जो भारत जो होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो विश्व बैंक, IMF जितने भी संस्थाएं होती है उनसे ये ऋण लेकर रहता है और इन ऋणों को काफी कीमत चुकानी होती है। तो सबसे ज्यादा जो भारत का ब्याज में चला जाता है, ब्याज भुगतान में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। दूसरा पेट्रोल में फिर जाता है। क्वेश्चन है, भारत में दशमलव प्रणाली मुद्रा प्रणाली को अपनाया, कब अपनाया था, ये अपना बताना। दशमलव मुद्रा प्रणाली को भारत ने कब अपनाया था? 1955, 56, 57 या 58? सही आंसर 1957 था। देखो, दशमलव मुद्रा प्रणाली होता क्या था? 1957 से पहले 1 रुपया माने 16 आना बोलते थे। आपने सुना होगा 16 आना। और आपने देखो 50 पैसे माने आपने सुना होगा ये 50 पैसे को 50 पैसे को 16 आना 8 आना बोलते थे। ये 8 आना चलता था। और 25 पैसे को आपने सुना होगा 25 पैसे को 4 आना कहा जाता था। 1 आना, 2 आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, ये 1957 था। इसके बाद ये प्रणाली खत्म कर दी गई। अब 1 रुपए बराबर हो गया 100 पैसे। 1 रुपए बराबर 100 पैसा, ये जो चला है ये आया दशमलव मुद्रा प्रणाली में आया, जो 1957 से अस्तित्व में है। आना वाला ये सब खत्म हो गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर था कि वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता कहलाता है। ये आपको बताना है कि धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता आरक्षित बाजार, संस्थक बाजार, मुद्रा बाजार या विनिमय बाजार। सही आंसर सी आएगा, ये मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता? आय विधि, आउटपुट विधि, इनपुट विधि या निवेश विधि? तो यही वाला आएगा, निवेश विधि का उपयोग नहीं होता। हम इसको दूसरे ढंग से ही बोल सकते हैं, उत्पाद विधि, आय विधि या व्यय विधि। उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि इसको बोलते हैं, या आय विधि, आउटपुट विधि या इनपुट विधि। इसी से किसी देश का राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, वह उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने की कार्रवाई की थी? इसमें से आपको बताना, यदि भी कॉमन क्वेश्चन है फिर भी आपको आना तो चाहिए ही। यहाँ पर कौन किया था? तो सही आंसर इसका डी आएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने यह काम किया था। दादा भाई नौरोजी 1867 में, इन्होंने बताया था 1867-68 की बात है,
इन्होंने 1867-68 में इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो बताया था, ये 20 रुपए मात्र बताया था, 20 रुपए बताया था भारत की प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर जो पुस्तक का नाम भी कोई पूछ देता, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक, ये इंपॉर्टेंस है जो आपको बताना होगा या जानना होगा। क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी या हार्ड मनी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, इसे प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आपको बताने कि पहली बार राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब हुआ था, 1950, 1960, 1969 या 1989? सही आंसर 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई, ये भी याद रखेंगे भाई, जुलाई अगर पूछ दे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 19 जुलाई 1969 का 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। तो उस समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में राष्ट्रीय आय के समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय? सही आंसर यही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, सही आंसर इसका आपका डी आएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक था। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? तो हमने कहा 55 से 60% तो तृतीय क्षेत्र ही देता है। पहले भी क्वेश्चन से पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र में यहाँ पर सब यो राष्ट्रीय अंश सबसे ज्यादा आता है जीडीपी में। प्राथमिक क्षेत्र में यद्यपि 18% के 18 से 19% ही योगदान देता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसी में लगे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन योगदान कम है, तृतीय क्षेत्र में कम लगे हैं, लेकिन जो इसमें जो है सेवा क्षेत्र है, इसमें योगदान जीडीपी में सबसे ज्यादा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।